क्या अकबर पंजाबी बोल लेता था? ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि जाने माने शायर, लेखक और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर, उन्होंने किसी लिटरेरी फंक्शन में ये कहा कि अकबर फारसी बोल लेता था, कुछ अवधी बोल लेता था और कुछ पंजाबी बोल लेता था। कि मुझे शक है कि अकबर को मालूम भी था कि उर्दू नाम की कोई ज़बान है दुनिया में। वो तो बेचारा कुछ पर्शियन बोल लेता था, उसके बाद काठियावाड़ी बोलता था, अवधी बोलता था और पंजाबी बोलता था। उनके ये कहने की देर थी कि वहाँ ऑडियंस में बैठी हुई एक खातून इस पर बुरी तरह भड़क उठी और उन्होंने यह तक कह डाला कि जावेद अख्तर गलत बयानी कर रहे हैं। ओके। पर जावेद अख्तर बीइंग जावेद अख्तर, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आप ज़्यादा गुस्सा मत करिए क्योंकि पंजाबी बोलना इतनी बुरी बात नहीं है। इतना नाराज़ ना होइए, कोई बात नहीं, पंजाबी बोलना इतना बुरा काम नहीं है, आप नाराज़ मत। इस मुद्दे पर बात कुछ तथ्यों से शुरू करते हैं। अकबर के दादा बाबर, जो हिंदुस्तान पर एक हमलावर के रूप में आए, वो सेंट्रल एशिया की तैमूरिड डायनेस्टी से संबंध रखते थे और चगताई तुर्की उनकी मातृभाषा थी। बाबर ने अपना मशहूर बाबरनामा इसी जुबान में लिखा और यही भाषा अकबर के बाप हुमायूं की भी थी। परंतु यहाँ से कहानी कुछ बदलने लगती है और इसके बदलने की शुरुआत अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम से होती है, जो ईरान के एक परिवार से आती थी और फारसी जिनकी भाषा थी, और अकबर के नाना एक पर्शियन शिया अध्यापक थे और इस लिहाज से उनको, मतलब अकबर के माँ बाप को भी हिंदुस्तान के वसनीक या नेटिव नहीं माना जा सकता, मतलब वो बाहर से आए हुए थे। तो इसका नतीजा ये है कि अकबर के पास जो जुबान की इनहेरिटेंस थी वो दो तरफ से आती थी। एक तो उनके बाप और दादा की जुबान जो तुर्की थी और उनकी माँ की जुबान जो फारसी या पर्शियन थी। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि अकबर के पास कोई भी शिक्षा नहीं थी, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और ना ही उसे पढ़ना या लिखना आता था। हाँ, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वो किताबों का शौकीन था जो उसको पढ़कर सुनाई जाती थी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो थोड़ी बहुत शायरी कर लेता था जो कि पर्शियन या हिंदी जुबान में थी। ये तथ्य उन अकाउंट्स के साथ भी मेल खाते हैं जिनके मुताबिक अकबर के राज्य में पर्शियन, मतलब फारसी, दरबार की भाषा थी, परंतु ज़मीनी सतह पर काम करने वाले कर्मचारी जिनका लोगों के साथ वास्ता पड़ता था वो उत्तर भारत की, उस वक्त की, उनके इलाकों की प्रचलित भाषाएं ही बोलते थे। मोहम्मद मजीब, जिनकी अकबर पर लिखी गई बायोग्राफी को अकबर पर लिखा हुआ एक बहुत ऑथेंटिक अकाउंट माना जाता है, उनके मुताबिक अकबर ने पर्शियन के साथ साथ बहुत सारी लोकल भाषाएं भी सीखी और वो अपनी प्रजा के साथ उन लोकल भाषाओं में ही बात करते थे जो उस वक्त के उन इलाकों में बोली जाती थी। इसके बारे में एक और तथ्य गौर करने लायक है कि अकबर का अपनी प्रजा, मतलब अपने सब्जेक्ट्स के साथ उसका नाता बहुत इनफॉर्मल या अनौपचारिक था। ऐसे बहुत से ऐतिहासिक प्रसंग या अकाउंट्स मिल जाएंगे जिसमें अकबर के बारे में ये मशहूर है कि वो काम करने वालों से उनके काम के बारे में बात करता था, वो दुकानदारों से उनके व्यापार के बारे में बात करता था और वो अपने फौजियों से उनको आने वाली मुश्किलों के बारे में बात करता था। अब अपने बुनियादी सवाल की तरफ वापस आते हैं कि क्या अकबर पंजाबी बोलता था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अकबर का पंजाब के साथ क्या नाता था। 1555 से 13-14 साल की उम्र में अकबर को पंजाब का गवर्नर बना के भेजा जाता है और पंजाब में ही उसको पता चलता है कि उसके बाप की मौत हो गई। तो उसकी ताजपोशी आगरा, दिल्ली या लाहौर में नहीं बल्कि कलानौर में होती है, जो अभी के पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। इसके अलावा 1585 से 1598 के बीच कोई 13 साल लाहौर अकबर की राजधानी थी। अकबर ने अपने शुरुआती दौर में लाहौर में रहते हुए अपने आप को राज्य प्रबंधन की कला में निपुण बनाया। इसके अलावा इतिहास में इसका जिक्र भी है कि कैसे 1598 में अकबर ब्यास दरिया को पार कर गोविंदवाल में गुरु अर्जन देव से मुलाकात करने के लिए जाता है। ऐसे में क्या यह संभव है कि एक ऐसा राजा जो अपने लोगों से अनौपचारिक रूप में मिलने से नहीं कतराता और जो अपने काम वालों से ये सीखने के लिए तत्पर रहता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है, वो जो उस वक्त के सामाजिक और धार्मिक महापुरुषों से तालमेल रखता है, चाहे वो किसी भी मजहब से हों, तो क्या यह संभव है कि वो उस इलाके की भाषा ना बोलता हो? इसमें एक और बात गौर करने लायक है कि अगर हम अकबर के वक्त की भाषाओं की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अकबर के दौर को तो उस वक्त में जाके देखें, परंतु भाषाओं के मामले में हम उन भाषाओं को आज के स्वरूप में देखें। हमें यह भी समझना होगा कि उस वक्त कौन सी भाषाएं प्रचलित थी
और उनका एक दूसरे के साथ क्या नाता था, वो एक दूसरे से कितनी करीब थी और कितनी पास थी और कितनी अलग थी। भाषा पर काम करने वाले स्कॉलर अरिदमन सिंह बागड़िया के मुताबिक अकबर का दौर वो दौर था जब हिंदुस्तान की भाषाएं आज के बनिस्बत एक दूसरे के ज्यादा करीब थी। इसमें संत कबीर जी की वाणी का खासकर जिक्र किया जा सकता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कई भाषाओं का सुमेल है। और संत कबीर खुद भी कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। ये वही दौर है जिसमें भारत के भक्ति काल के संत महात्माओं की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया जा रहा है। अरिदमन सिंह बागड़िया इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब की उदाहरण देते कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त नामदेव जो कि एक महाराष्ट्रियन है, भक्त जयदेव जो कि बंगाली हैं, संत कबीर जिनका मूल क्षेत्र ब्रज भाषा का है, भक्त दन्ना जो कि राजस्थान से आते हैं और सिख गुरु जो कि पंजाब से आते हैं, उन सभी की वाणी को पढ़ने और समझने में कोई भी समस्या नजर नहीं आती और वो सभी की भाषा एक दूसरे के बिल्कुल करीब सी ही लगती है। तो इससे एक नतीजा जरूर निकाला जा सकता है, वो ये कि बेशक इसके सीधे सबूत ना हो कि अकबर फारसी के अलावा और कौन सी भाषाएं बोलता था, परंतु ये स्पष्ट है कि अकबर जो भी भाषा बोलता था वो उसके राज्य के अधीन इलाकों की उस वक्त की प्रचलित भाषाएं थी जो एक दूसरे के बहुत करीब थी और जिसमें ब्रज, हिंदुस्तानी या हिंदवी, अवधी, काठियावाड़ी और पंजाबी को शामिल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह संभव है कि अकबर पंजाबी भी बोलता था। दोस्तों, आपको सारंश का ये वीलॉग कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा ताकि बात से बात चलती रहे। किसी और नए टॉपिक के साथ जल्द मिलते हैं। रब रखा।